हेलो, मैं डॉक्टर शशिकला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन हिसार। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में, जो बीए और बीएससी के बच्चों के लिए टॉपिक है। प्रोटीन ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है प्रोटियस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है पहले स्थान पर आने वाला। सभी पौष्टिक तत्वों में प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व है। जल के बाद प्रोटीन का अंश हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। शरीर के कुल भाग का छठा हिस्सा प्रोटीन से बना होता है। हमारे शरीर के अंदर मूत्र व पित्तरस को छोड़कर सभी कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे नाइट्रोजिनस तत्व भी कहा जाता है। इसकी मूल इकाई अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे सरल इकाई है, यानी कि अमीनो अम्ल्स के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन की उपयोगिता उसमें शामिल अमीनो अम्ल के ऊपर निर्भर करती है। अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल्स। आवश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। उनके बिना हमारे शरीर का निर्माण सही प्रकार से नहीं हो पाता, इसलिए इनका हमारे दैनिक आहार में उपस्थित होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों के लिए 10 और बड़ों के लिए 8 अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथिनिन, फिनाइलैलानाइन, थ्रियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, ये 8 अमीनो अम्ल हैं जो कि बड़ों के लिए आवश्यक है। हिस्टीडीन और आर्जिनिन छोटे बच्चों के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। नेक्स्ट है अनावश्यक अमीनो अम्ल। वे अमीनो अम्ल हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो जाता है, इसलिए अगर हमारे आहार में ये हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं हैं तो भी हमारे सेहत के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालते। इसके उदाहरण है एलानिन, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन, सिस्टीन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लाइसिन, नॉरल्यूसिन और न्यूसिन। अमीनो अम्ल के आधार पर ही हम प्रोटीन की उपयोगिता को बांटा जाता है। जिस प्रोटीन के अंदर जितने ज़्यादा आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं वह उतना ही उपयोगी माना जाता है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि जंतु प्रोटीन जो है वो वनस्पति प्रोटीन की अपेक्षा उच्च कोटि का प्रोटीन है। नेक्स्ट है प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, प्राप्ति के आधार पर, पौष्टिक मूल्यों के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। प्राप्ति के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार का वर्गीकरण है। जंतु जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन जैसे दूध, अंडा, मछली वगैरह से प्राप्त होने वाला। वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला प्रोटीन जैसे दालों से या अनाजों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन। पौष्टिक मूल्य के आधार पर हम प्रोटीन को 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्ण प्रोटीन, अर्धपूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके अंदर सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए जैसे अंडे से प्राप्त प्रोटीन या दूध से प्राप्त जो प्रोटीन है वो पूर्ण प्रोटीन के उदाहरण हैं। और बादाम के अंदर जो प्रोटीन है वो भी पूर्ण प्रोटीन के अंदर आता है। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन है वो भी पूर्ण प्रोटीन में का उदाहरण है। अर्धपूर्ण प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसमें 1 या 2 आवश्यक अमीनो अम्ल्स उपलब्ध नहीं हैं। बाकी इसके उदाहरण हैं हमारा गेहूं से प्राप्त प्रोटीन या दालों से प्राप्त प्रोटीन जिसके अंदर 1 या 2 अमीनो अम्ल्स उपलब्ध नहीं होते हैं। अपूर्ण प्रोटीन जिसके अंदर कई सारे आवश्यक अमीनो अम्ल्स उपलब्ध नहीं हैं, जैसे मक्के से प्राप्त प्रोटीन, जीन जो है वो या जिलेटिन जो कि हमें पशु जगत से प्राप्त होता है, लेकिन उसके अंदर आवश्यक अमीनो अम्ल्स की कमी होती है। और
पशु जगत से प्राप्त होने वाला जिलेटिन ही एक ऐसा प्रोटीन है जो कि अपूर्ण प्रोटीन है, बाकी सभी प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन में होते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर हम प्रोटीन को 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है साधारण प्रोटीन, दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। साधारण प्रोटीन वो प्रोटीन है जो सिर्फ अमीनो अम्ल्स के द्वारा बना हुआ है, जिसके अंदर और कोई तत्व उपलब्ध नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं। इसका उदाहरण है जैसे दूध से प्राप्त होने वाला प्रोटीन। नेक्स्ट है संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके अंदर अमीनो अम्ल्स के साथ साथ कुछ और तत्व भी जुड़े हुए हैं जो कि नॉन अमीनो अम्ल वाले हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, फॉस्फोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। तीसरी प्रकार का जो प्रोटीन है वह है व्युत्पन्न प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारे पाचन क्रिया के दौरान एंजाइम्स की क्रिया से या अपघटन की क्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। इनको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, प्राथमिक उत्पन्न प्रोटीन और द्वितीय उत्पन्न प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रोटीन की प्राप्ति के साधन। प्राप्ति के आधार पर प्रोटीन को 2 हिस्सों में बांटते हैं, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि वनस्पति प्रोटीन, इनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपलब्ध नहीं होते हैं। वनस्पति प्रोटीन 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं इसके अंदर। प्रथम श्रेणी का प्रोटीन जो कि सूखे मेवे और सोयाबीन में होता है, यानी कि पूर्ण प्रोटीन होता है इसके अंदर। द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन अनाज और दालों में पाया जाता है, और तृतीय श्रेणी का प्रोटीन मक्के के अंदर पाया जाता है, यानी कि ये अपूर्ण प्रोटीन है। नेक्स्ट है जंतु प्रोटीन। जो प्रोटीन जंतु जगत से प्राप्त होते हैं, इनके अंदर सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और उच्च कोटि का प्रोटीन माना जाता है, लेकिन जिलेटिन इसका अपवाद है। जंतु जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जंतुजन्य मांसाहारी साधन जैसे मांस, अंडा, मछली। पशुजन्य शाकाहारी साधन दूध और दूध से बने पदार्थ। नेक्स्ट टेबल ये दिखाती है कि हमारे जो मेन भोजन हैं उनके अंदर प्रोटीन की कितनी मात्रा उपलब्ध होती है प्रति 100 ग्राम। जैसे गेहूं का आटा जिसमें 12 ग्राम के अराउंड प्रोटीन है, बाजरा, चावल, अरहर, दालें जो हैं इनके अंदर हमारे लगभग 20 से 24 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, लेकिन सोयाबीन के अंदर अन्य दालों की अपेक्षा लगभग दुगनी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि 43.2 ग्राम है। भैंस का दूध के अंदर 4.3 ग्राम और गाय के दूध में 3.2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। पनीर के अंदर 13 से 18 ग्राम, मूंगफली में 31.5 ग्राम, काजू में 20.2 ग्राम, बादाम में 20.8 ग्राम, मछली के अंदर 16.6 ग्राम और अंडे में 1.3 ग्राम। तो इस टेबल से हमें पता चलता है कि किस भोज्य पदार्थ में कितनी मात्रा में प्रोटीन है। नेक्स्ट है प्रोटीन के गुण। प्रोटीन इसका अणुभार ज़्यादा होने के कारण से प्रोटीन के मिश्रण में तैरते रहते हैं। कुछ प्रोटीन पानी में घुलनशील होते हैं, जैसे कि अंडे का एल्ब्यूमिन, रक्त का प्रोटीन। कुछ प्रोटीन पानी में अघुलनशील होते हैं, जैसे मांस का प्रोटीन। पानी के अपघटन से प्रोटीन अमीनो अम्ल में विभक्त हो जाते हैं। अम्ल डालने पर या गर्म करने से प्रोटीन जम जाता है और अघुलनशील हो जाता है। उदाहरण के लिए पनीर, अंडा और उबला हुआ और पनीर। नेक्स्ट है प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता। सामान्य तौर पर अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो सामान्य महिला और पुरुष के लिए जितना हमारा वज़न होता है उसी के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी भार के हिसाब से हमारी ज़रूरत होती है। अगर हम इस टेबल में भी देखते हैं तो सामान्य भार वाले व्यक्ति जिसका वज़न 60 किलो है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 60 ग्राम है। महिला की रिक्वायरमेंट 50 ग्राम है। स्तनपान करवाने वाली महिला की रिक्वायरमेंट 65 ग्राम यानी कि 15 ग्राम ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए। दूध पिलाने वाली महिला को 75 ग्राम पहले 6 महीने में और 68 ग्राम 6 से 12 महीने में।
छोटे बच्चों के, नवजात जो छोटा बच्चा है उसको जन्म से 6 महीने तक हम प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जो कि 2.5 ग्राम पर केजी भार के हिसाब से है। 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए 1.5 ग्राम, बच्चों के अंदर 1 से 3 साल के बच्चे को 22 ग्राम, 4 से 6 साल के बच्चे को 30 ग्राम, 7 से 9 साल के 41 ग्राम, 10 से 12 साल के लड़के को 54 ग्राम और 10 से 12 साल की लड़कियों के लिए 57 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किशोरों के अंदर 13 से 15 साल के लड़के को 70 ग्राम, लड़कियों को 65 ग्राम और 16 से 18 साल के लड़कों को 78 ग्राम और लड़कियों को 63 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन के कार्य। जैसा कि हमने सबसे पहले ही बताया था कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कार्य प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर करता है। सबसे पहला कार्य है निर्माणात्मक कार्य, यानी कि हमारी बॉडी की संरचना करने के लिए। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रोटोप्लाज्म के रूप में जीव द्रव्य जिसको कहा जाता है उसके रूप में पाया जाता है। यह अंगों की वृद्धि, निर्माण कार्य व मरम्मत आदि के लिए ज़रूरी है। शरीर के सभी अंगों जैसे हमारे बाल, त्वचा, नाखून, अस्थियाँ, मांसपेशियाँ, ग्रंथियाँ, कोमल तंतु, दांत, एंजाइम्स, रोग निरोधक तत्वों, हार्मोन्स, सभी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूसरा कार्य है तंतुओं का पुनर्निर्माण। जैसे हमें कोई चोट लग जाती है, कट जाता है, जल जाता है या ऑपरेशन के बाद जो हमारे टूट फूट या मरम्मत का कार्य है, पुनर्निर्माण का कार्य है, उनके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। फाइब्रोनोजन का निर्माण करना, रक्त का थक्का जमाने के लिए फाइब्रोनोजन की ज़रूरत होती है और ये प्रोटीन के द्वारा निर्माण किया जाता है। एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण, सभी एंजाइम्स और हार्मोन प्रोटीन से बने हुए हैं और ये हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। रोग निरोधक तत्वों का निर्माण करना, रोग निरोधक तत्व हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। धात्री माताओं में दूध उत्पादन के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, हीमोग्लोबिन 2 तत्वों हीम और ग्लोबिन से मिलकर के बना है। ग्लोबिन का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन की कमी अगर हमारे शरीर में होगी तो हम एनीमिया या अरक्तता नाम के रोग से पीड़ित हो जाते हैं। शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए अगर हमारे भोजन के अंदर कार्बोज व वसा की कमी हो तो प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य भी करता है और 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। पौष्टिक तत्वों का संवाहक, पौष्टिक तत्वों का आंतरनली से रक्त में संवहन और रक्त से विभिन्न कोशिकाओं तक संवहन विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों के द्वारा किया जाता है। कुछ प्रोटीन विटामिनों के पुरोगामी का कार्य भी करते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो अम्ल नायसिन का निर्माण करने में का पुरोगामी है। इसी तरह से मिथेनिन कोलिन नाम के विटामिन के निर्माण में सहायता करता है। कुछ अन्य कार्य भी प्रोटीन करता है, जैसे रोडोप्सिन जो हमें देखने में सहायता करता है, प्रोटीन के द्वारा बना होता है। हमारी मानसिक शक्ति के विकास में भी प्रोटीन सहायक हैं और हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए और आरएनए के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है उनका निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी। हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन की कमी होने के क्या कारण हैं? सबसे पहला जो कारण है वो पोषण संबंधी अज्ञानता। सामान्य तौर पर हमें अपने भोजन के अंदर कौन कौन से पौष्टिक तत्व मौजूद हैं इस बात का पता नहीं होता और हम सोचते हैं कि जो महंगे भोजन हैं वही हमें हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाले हैं। अभी आपने जो टेबल की थी जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा दी हुई थी, तो अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो काजू और बादाम हैं उनके अंदर मूंगफली की अपेक्षा कम मात्रा में प्रोटीन की मात्रा है। मूंगफली में लगभग 30 ग्राम प्रोटीन है, जबकि काजू और बादाम में 20 से 22 ग्राम प्रोटीन है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि महंगे पौष्टिक तत्व ही हमारे को सही मात्रा में प्रोटीन देंगे, सस्ते प्रोटीन तत्व भी हमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है गरीबी।
गरीबी के कारण से हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम होने के कारण से हम सही पौष्टिक तत्व पोषण ग्रहण नहीं कर पाते, या आहार संबंधी गलत आदतों का होना, जिसके कारण से हम आमतौर पर गलत आदतों के अंदर आते हैं। हमारे जंक फूड्स का, तली हुई चीज़ों का, स्टार्च युक्त चीज़ों का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से हमें प्रोटीन सही मात्रा में नहीं मिल पाता, या प्रोटीन कम मात्रा में लेना। धार्मिक विचार, आमतौर पर जो हमारे जंतु जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन हैं वो धार्मिक विचारधारा के कारण से हम ग्रहण नहीं करते हैं, यानी कि मांसाहारी भोजनों का सेवन नहीं करते हैं, और जिसके कारण से भी हमारे शरीर में कई बार प्रोटीन की कमी आ जाती है। और अस्वस्थता भी हमारा एक बहुत बड़ा कारण है प्रोटीन की कमी होने का, क्योंकि जब हम अपने आप साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो उसके कारण से व्यक्ति की पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, बार बार लूज मोशंस लगने के कारण से, और जिससे प्रोटीन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों में प्रोटीन की कमी के प्रभाव। बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी पाई जाती है तो उससे 3 प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं: क्वाशरकर, मरासमस और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। आमतौर पर बच्चों के अंदर ये 3 दिखाई देते हैं, रोग दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वाशरकर के बारे में। क्वाशरकर में बच्चा आमतौर पर हष्ट पुष्ट दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है, जिसके कारण से शरीर में पानी का जमाव हो जाता है और बच्चा हष्ट पुष्ट दिखाई देता है। इसके 3 प्रकार के लक्षण हैं। सबसे पहला है स्थिर लक्षण, दूसरा है सामान्य लक्षण और तीसरा है आकस्मिक लक्षण। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्थिर लक्षण के बारे में। इसके अंदर हमारा सबसे पहला लक्षण है एडीमा। प्रोटीन की कमी से शरीर के अंदर जल का संतुलन बिगड़ने से मांसपेशियों में जल जमाव हो जाता है, और जल जमाव होने के कारण से पंजे व पैरों से शुरू होकर शरीर के ऊपर के भागों की तरफ बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण से पानी जमा होने से बच्चा मोटा दिखाई देता है। शारीरिक वृद्धि व विकास में कमी आ जाती है इसके अंदर, और लगभग 40% तक कमी आ जाती है, लेकिन शारीरिक भार में अपेक्षाकृत कम कमी महसूस होती है। इसका कारण है कि शरीर के अंदर पानी का जमाव होने के कारण से मांसपेशियों का नष्ट होना, बाजुओं के ऊपरी हिस्सों का जो व्यास है वो बहुत ही कम हो जाता है। मानसिक परिवर्तन, बच्चे का जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा, दुखी, निराश, उदास और वातावरण में दिलचस्पी नहीं लेने वाला हो जाता है, और उसका मानसिक विकास भी रुक जाता है। नेक्स्ट है दूसरी प्रकार के लक्षण, सामान्य लक्षण। जिस हमारे बच्चे के बालों के पतले हैं, सूखे, सख्त और ऊपर उठे हुए, कांतिहीन, भूरे रंग के हो जाते हैं, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा लक्षण है पाचन तंत्र में विकार। पाचक रसों की कमी होने के कारण से भोजन सही प्रकार से नहीं पच पाता, जिससे कि उसको दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। लीवर को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण से लीवर का साइज बढ़ जाता है और पेट बढ़ा हुआ हो जाता है, जिसको कि पोर्ट बेली कहा जाता है। त्वचा के ऊपर प्रभाव, त्वचा शुष्क, खुरदरी व वर्ण कण दिखाई देने वाली हो जाती है। नाखून सूख जाते हैं और होंठ फट जाते हैं। रक्त संचालन पर भी प्रभाव पड़ता है। हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण अरक्तता, सामान्य निराशा, उदासीनता दिखाई देती है। नाड़ी की गति कम हो जाती है, और हम सामान्य जो तापमान है शरीर का वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है आकस्मिक लक्षण। ये लक्षण कभी कभी दिखाई देते हैं, सभी व्यक्तियों के अंदर, सभी बच्चों के अंदर नहीं होते हैं। यकृत में वसा का जमाव होना, जिसके कारण से लीवर का आकार बढ़ जाता है। रोग निरोधक क्षमता में कमी आना, जिसके कारण से बच्चे जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाते हैं। और विटामिनों की कमी होना, विटामिन ए और बी के कमी के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। दूसरा रोग है मरासमस, जिसको कि सूखा रोग भी कहते हैं। आमतौर पर ये रोग जब बच्चे को पूरी मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलता है तब होता है। ये आमतौर पर प्राय 15 माह की आयु से कम बच्चों में होता है, जिसका कारण है कि माँ का दूध कम मिलना और वीनिंग शुरू नहीं करना,
जो स्तनपान के ऊपर बच्चा सिर्फ निर्भर है और उसको सही मात्रा में दूध नहीं मिल पाता है या दूध में पानी मिला करके पिलाया जाता है। अस्वच्छ वातावरण और ऊपरी वातावरण को अस्वच्छ ढंग से बनाना। ऊपरी भोजन जो तैयार किया जाता है, आहार तैयार किया जाता है, वो बिना साफ सफाई के तैयार किया जाता है। बोतल व पानी को साफ नहीं होना, ऊर्जा की कमी के कारण से ग्लाइकोजन का भंडार जो बच्चे के शरीर में होता है वो ख़त्म हो जाता है। भोजन का पाचन सही प्रकार से नहीं हो पाता। बार बार दस्त लगना व संक्रामक रोगों से ग्रसित होना। नेक्स्ट है मरासमस के लक्षण। वृद्धि रुक जाती है, बच्चा सूख जाता है, पसलियाँ दिखाई देने लग जाती हैं, वह शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र हो जाता है। शारीरिक भार आयु से कम हो जाता है, शरीर का तापमान सामान्य से कम व नाड़ी की गति धीमी हो जाती है। पानी जैसे दस्त व उल्टी लग जाती हैं जिसके निर्जलीकरण भी हो जाता है। भूख बढ़ या घट जाती है, पेट फूल या पिचक जाता है, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और चेहरा बंदर की तरह दिखाई देने लग जाता है। शिशु के बाल रूखे व कांतिहीन हो जाते हैं, रक्त की कमी हो जाती है। जब बच्चा रोता है तो उसकी रोने की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट, तीसरा रोग जो बच्चों में पाया जाता है वो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि इसके अंदर प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी बच्चे में पाई जाती है। क्वाशियोरकर के अंदर सिर्फ प्रोटीन की कमी थी और मरासमस में ऊर्जा की कमी थी, लेकिन इसके अंदर दोनों पौष्टिक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई दे जाते हैं। इसका कारण है माता का दूध बच्चे को सही मात्रा में न उपलब्ध होना या बच्चे का केवल माँ का दूध ही दिया जाता है। स्तन त्याज्य की स्थिति में बच्चे को अस्वच्छ बोतल से दूध पिलाने के कारण दस्त लगना, जिससे कि वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था में प्रोटीन की कमी। जो बच्चों की अवस्था है उसमें तो वृद्धि की अवस्था होती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में वृद्धि की अवस्था नहीं है, लेकिन जो रोग निरोधक क्षमता है और जो मरम्मत का कार्य है वो सभी प्रभावित होते हैं प्रोटीन की कमी के कारण से। पाँव व श्रेणी गुहा के अंदर पानी के जो स्थान है वहाँ पर पानी का जमा होने के कारण से सूजन आ जाती है, एडीमा हो जाता है। शारीरिक भाग व रोग निरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। अरक्तता का होना। गर्भवती महिलाओं में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो गर्भपात या समय से पहले जन्म होने की संभावना बढ़ जाती है। स्तनपान के समय में प्रोटीन की कमी होने से दूध का निर्माण सही मात्रा में नहीं हो पाता है, कमजोरी व थकावट महसूस होती है। प्रोटीन की कमी से बचने के उपाय क्या हैं? शरीर आहार के अंदर प्रोटीन व कैलोरी की सही मात्रा होनी चाहिए। प्रोटीन की कमी को पूरी करने के लिए बच्चे को शुरू से तरल आहार व वसा रहित दूध देना चाहिए। बच्चे को रेशे वाले आहार नहीं देने चाहिए। बड़ों के लिए प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए सोयाबीन, मूंगफली, दूध व दूध से बने पदार्थों की ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन की अधिकता की हानियाँ। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन अपने आहार के अंदर सम्मिलित करते हैं तो वो भी हमें नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि शरीर के तापमान का संतुलन में अंतर आना, लीवर और गुर्दों का ज़्यादा कार्य करना, जिसके कारण से गुर्दों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और कई बार किडनी भी कार्य करना बंद कर देती है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में प्राय सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप हो जाता है। शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वाशियोरकर और मरासमस जो रोग हैं उनमें क्या भिन्नताएं हैं, क्या चीज़ अलग अलग हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बालों के ऊपर प्रभाव। बच्चे के जो बाल हैं मरासमस के अंदर सूखे व चमकहीन हो जाते हैं, लेकिन क्वाशियोरकर के अंदर भूरे रंग के व जल्दी टूटने वाले होते हैं। चेहरा, मरासमस के अंदर बच्चे का चेहरा सिकुड़ने के कारण बंदर जैसा प्रतीत होता है, जबकि क्वाशियोरकर के अंदर गोल व चंद्रमा के आकार का चेहरा होता है। त्वचा मरासमस में सूखी व झुर्रियों वाली होती है, लेकिन क्वाशियोरकर के अंदर जली हुई सी महसूस होती है। आँखें मरासमस के अंदर बड़ी व घूरती हुई दिखाई देती हैं, जबकि क्वाशियोरकर के अंदर सूखी आँखें होती हैं। शरीर को अगर हम ओवरऑल देखें तो मरासमस के अंदर
हड्डियों का ढांचा प्रतीत होता है, जबकि क्वाशरकर के अंदर हाथ, पैर, बाजू और टांगों में सूजन होती है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।